Hello aspirants, I am Anurag. Welcome to this session. Aspirants, आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स। एस्पेरेंट्स, इसका एक सेशन में ले चुका हूँ। जिन भी बच्चों ने नहीं देखा है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जाके उसको देखें। एस्पेरेंट्स, ये मेरा यूट्यूब चैनल है स्टडी बाय अनुराग झा। इसको आप सब्सक्राइब करें जिससे आपको हमारे अपडेट के बारे में पता चलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं फंडामेंटल राइट्स बाय अनुराग झा। एस्पेरेंट्स, हम पिछले सेशन में आर्टिकल 13 तक देख लिए थे। यहाँ तक आज से हम शुरू करेंगे आर्टिकल 14 से, राइट टू इक्वलिटी से। राइट टू इक्वलिटी, चलिए देखते हैं इसमें क्या सब है। इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ये कहाँ है? आर्टिकल 14 में है। सेज दैट द स्टेट शैल नॉट डेनी टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉज और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। स्टूडेंट्स, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आर्टिकल 14 में है और स्टेट डिनाई नहीं कर सकता है किसी भी व्यक्ति को इक्वलिटी बिफोर लॉ से, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ से, टेरिटरी ऑफ इंडिया में। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ टेरिटरी वर्ड। जिन भी बच्चों ने पिछला सेशन नहीं देखा है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप देखें, सबको रिपीट नहीं किया जा सकता है। दिस प्रोविजन कन्फर्स राइट ऑन ऑल सिटीजन वेदर सिटीजन और फॉरेन। ये जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, ये दोनों के लिए है, सिटीजन और फॉरेनर दोनों के लिए है। मोर एवर द वर्ड पर्सन इंक्लूड लीगल पर्सन, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, कंपनीज, रजिस्टर्ड सोसाइटीज और एनी अदर टाइप ऑफ लीगल पर्सन। एस्पेरेंट्स, यहाँ पे जो वर्ड पर्सन दिया हुआ है इनका मतलब है लीगल पर्सन, जिसमें आता है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, कंपनीज, रजिस्टर्ड सोसाइटीज और एनी अदर टाइप ऑफ लीगल पर्सन। पर्सन का मतलब यहाँ पे सिर्फ लोग ही नहीं बात किया जा रहा है, कंपनी, कॉर्पोरेशन, जो सोसाइटी, ये तमाम चीज आएगी। द कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ इज ऑफ ब्रिटिश ओरिजिन। इक्वलिटी बिफोर लॉ कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश से, ब्रिटेन से हमने लिया है। while the concept of equality protection of law has been taken from American, और इक्वलिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हमने लिया है अमेरिका से। द फर्स्ट कंसेप्ट कैन नोट्स, पहला कंसेप्ट को देखेंगे कौन सा था? इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है, द अब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज इन फेवर ऑफ एनी पर्सन, ये स्पेशल प्रिविलेज नहीं देता है किसी व्यक्ति को। इक्वलिटी बिफोर लॉ को हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। इसमें कहा जाता है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति बराबर है, किसी को ये स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया जाता है। The equal subjection of all persons to the ordinary law of the land administered by the ordinary law courts, and no person, whether rich or poor, high or low, official or non-official, is above the law. Aspirants, ध्यान दें आप, कोई भी व्यक्ति चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, हाई हो, लो ऑफिशियल हो या नॉन ऑफिशियल हो, कोई कानून से बड़ा नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। और इसी का सेकंड कंसेप्ट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसको अब हम डिस्क्राइब करते हैं। द इक्वल ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल circumstances both in the privilege conferred and liabilities imposed by the law. एस्पेरेंट्स, ध्यान देंगे, काफी इंपॉर्टेंट टर्म है ये। इक्वल ट्रीटमेंट करना है, कब? इक्वल सर्कमस्टेंसेज में। इसका मतलब होता है परिस्थिति। इक्वली ट्रीट करना है इक्वल परिस्थिति में, बोथ इन द प्रिविलेज कन्फर्ड, लाइबिलिटी इम्पोज्ड बाय द लॉ। आइए इसको हम एक इमेज के तहत समझते हैं। एस्पेरेंट्स, ये बच्चे लोगों को मैच देखना है। ये सबसे लंबा है, ये उससे छोटा है और ये सबसे छोटा है। यहाँ भी वही है, ये सबसे लंबा है, ये उससे छोटा है और ये सबसे छोटा है। इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या कहता है? हम प्रिविलेज नहीं देते हैं, सबको इक्वल स्टूल दे दो। ठीक है, लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या कहता है? ये मैच देख सकता है, इसको एक स्टूल दे दोगे तो ये देख सकता है, लेकिन ये इसको 2 स्टूल दोगे तो मैच देखेगा। यहाँ पे इसे दिख ही नहीं रहा है मैच, तो यहाँ स्पेशल प्रिविलेज नहीं चलता है इक्वलिटी बिफोर लॉ में, लेकिन यहाँ स्पेशल प्रिविलेज चल रहा है। देखिए, इसका स्टूल उठा करके छोटे बच्चे को दे दिया गया है। वही बात यहाँ डिफाइन किया गया है, इक्वल ट्रीटमेंट करना है अंडर इक्वल सर्कमस्टेंसेज में।
ठीक है, बोथ प्रिविलेज कन्फर्ड एंड लाइबिलिटीज इम्पोज बाय द लॉज। ठीक है, द सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ द सेम लॉज टू ऑल पर्सन हु आर सिमिलर सिचुएटेड। अभी अभी हम देखते हुए हैं, द लाइक शुड बी ट्रीटेड alike without any discrimination। ठीक है, आगे देखते हैं। Thus the former is a negative concept while the later is a positive concept। एक बार और इमेज को देखते हैं। ये जो है इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये निगेटिव कंसेप्ट है। अब इस बच्चा को तो दिख ही नहीं रहा है ना, इसके साथ नाइंसाफी हो गई, लेकिन ये पॉजिटिव कंसेप्ट है। ये तो वैसे भी देख लेता लंबा वाला, उससे छोटा वाला को एक स्टूल हमने दे दिया और इस सबसे छोटे वाले को हमने 2 स्टूल दे दिया, तो इसे दिख रहा है। ठीक है, तो ये निगेटिव कंसेप्ट है, इसे हमने ब्रिटेन से लिया है, ध्यान रखेंगे आप। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को अमेरिका से। आइए देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट वेयर इक्वल एंड अनइक्वल आर ट्रीटेड डिफरेंटली, आर्टिकल 14 डज नॉट अप्लाई। While Article 14 forbids class legislation, it permits reasonable classification of person, object and transaction by the law. Aspirants, यहाँ कहा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर इक्वल और अनइक्वल को हम अगर ट्रीट करते हैं डिफरेंटली, जैसा कि हम देखते हुए हैं, तो आर्टिकल 14 जो है नहीं अप्लाई करेंगे, आर्टिकल 14 काम नहीं करेगा। लेकिन आर्टिकल 14 जो है ये फॉरबिड करेगा, मतलब अलाउ नहीं करेगा क्लास लेजिस्लेशन को। आर्टिकल 14 परमिट करेगा रीजनेबल क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सन, ऑब्जेक्ट, ट्रांजैक्शन बाय द लॉ, बट द क्लासिफिकेशन शुड नॉट बी आर्बिट्रेटरी, आर्टिफिशियल और इवेसिव। एस्पेरेंट्स ध्यान देंगे आप, यहाँ पे कहा जा रहा है जो क्लासिफिकेशन जो होगा ये आर्बिट्रेरी नहीं होगा, बिना तर्क का नहीं होगा, आर्टिफिशियल नहीं होगा, इवेसिव नहीं होगा। रेदर इट शुड बी बेस्ड ऑन द इंटेलिजेंसेबल, डिफरेंशिएबल और सस्टेनेबल डिस्टिंक्शन। ठीक है, रूल ऑफ लॉ देखते हैं इसको। द कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ इज एन एलिमेंट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ propounded by A.B. Dice, the British jurist. His concept has the following 3 element or aspect. 1 second guys, फर्स्टली इरेज करते हैं, देन आपको समझाते हैं। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे आप, इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है ये कंसेप्ट है रूल ऑफ लॉ का, जिसे दिया था किसने? A.B. डाइस ने। ये एक ब्रिटिश जूरिस्ट थे। ठीक है, और ये जो कंसेप्ट है इसका 3 एस्पेक्ट है, उसे हम देखते हैं कौन कौन है ये। Absence of arbitrary power, that is no man can be punished except for a breach of law. स्टूडेंट्स इसका मतलब है किसी भी व्यक्ति को पनिश तभी किया जाएगा जब वो ब्रीच करेगा लॉ को, मतलब कानून का उल्लंघन करेगा, तभी उसे पनिश किया जाएगा। ऐसा नहीं जो किसी ने कानून का उल्लंघन नहीं किया आप उसे पनिश कर दें, ऐसा नहीं कर सकते। आइए इसके सेकंड पॉइंट को देखते हैं। इक्वालिटी बिफोर द लॉ, दैट इज द इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल सिटीजन, रिच और पुअर, हाई और लो, ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल, टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स। जैसा कि हम देखते हुए हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है ये बताता है चाहे आप अमीर हो, गरीब हो, ऑफिसर हो, लो ऑफिसर ग्रेड हो, नॉन ऑफिसर हो, आप सब के लिए कानून बराबर है। ठीक है, कानून के समक्ष सभी बराबर है। ऑर्डिनरी लॉ की ये बात करता है। ठीक, आगे देखते हैं। चलिए इसके थर्ड पॉइंट को देखते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात है पेरेंट्स, ये जो फर्स्ट और सेकंड बात थी ये हमारे संविधान में है, लेकिन ये थर्ड बात हमारे संविधान में नहीं है, तो हम इसे देखते हैं फिर भी। द प्राइमेसी ऑफ द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, इज द रिजल्ट ऑफ द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल एज डिफाइंड एंड इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ रेदर देन द कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग द सोर्स ऑफ द इंडिविजुअल राइट। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे आप, यहाँ पे कहा जा रहा है द प्राइमेसी ऑफ द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। प्राइमेसी का मतलब होता है प्रधानता, प्रधानता दिया जाएगा राइट्स ऑफ इंडिविजुअल को, ऐसा हमारे संविधान में नहीं है।
और लिखा गया है दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ राइट ऑफ इंडिविजुअल एज डिफाइंड एंड इन्फोर्स बाय द कोर्ट ऑफ लॉ रेदर देन द कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग द सोर्स ऑफ द इंडिविजुअल राइट्स। ऐसा कुछ हमारे संविधान में लिखा हुआ नहीं है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। पूछ लिया जाता है कि हमारे संविधान में ये सब बात लिखी हुई, ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में कभी भी इंडिविजुअल के बारे में ऐसा कुछ बात नहीं लिखा गया है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट एप्लीकेबल है इंडियन सिस्टम में, लेकिन तीसरा नहीं है। इन द इंडियन सिस्टम द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ द इंडिविजुअल राइट्स। इंडियन सिस्टम में कॉन्स्टिट्यूशन में जो है सोर्स इंडिविजुअल राइट के बारे में दिया गया है, लेकिन इतना नहीं लिखा गया है जो कॉन्स्टिट्यूशन रिजल्ट है राइट ऑफ इंडिविजुअल का, जिसे डिफाइन किया जाता है, ये सब नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। The Supreme Court held that the rule of law as embodied in Article 14 is a basic feature of the Constitution. Supreme Court ने क्या कहा, ये जो रूल ऑफ लॉ है आर्टिकल 14 में, ये बेसिक फीचर है हमारे संविधान का। ध्यान रखेंगे आप इस बात को। Hence it cannot be destroyed even by an amendment. इसे हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते अमेंडमेंट के तहत। ठीक है, एक्सेप्शन भी है इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या बताया था मैं आपको, किसी भी पर्सन को स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा। मैं आपको दिखा भी रहा हूं जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं हो। उसका कुछ एक्सेप्शन है, ऐसा नहीं है हमारे देश में जो किसी भी पर्सन को स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा। दो व्यक्ति हैं, प्रेसिडेंट और गवर्नर, इसे हम स्पेशल प्रोविजन देते हैं, इसे नहीं, इन्हें। ठीक है, आइए देखते हैं एक्सेप्शन को। द रूल ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ इज नॉट एब्सोल्यूट एंड देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अदर एक्सेप्शन टू इट। मैं आपको बताया हूँ जस्ट, ये एब्सोल्यूट नहीं है और हम कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सेप्शन भी देते हैं। आइए कौन किस किसको देते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ स्टेट एंजॉय द फॉलोइंग इम्यूनिटीज आर्टिकल 361। आर्टिकल 361 के तहत प्रेसिडेंट और गवर्नर साहब को हम इससे इम्यूनिटीज देते हैं। ये वर्ड तो आप लोगों ने काफी बार सुना होगा कोविड में। बताइए मीनिंग इसका आप लोग। द प्रेसिडेंट और द गवर्नर इज नॉट एंसरेबल टू एनी कोर्ट एंड द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ द पावर एंड ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस। प्रेसिडेंट और गवर्नर साहब जो होंगे ये एंसरेबल नहीं होंगे किसी भी कोर्ट में जब ये अपने ऑफिस में होंगे, मतलब जब इनका कार्यकाल चल रहा होगा तो प्रेसिडेंट और गवर्नर साहब किसी भी कोर्ट में आंसरेबल नहीं होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसी का सेकंड पॉइंट कहता है नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड और कंटिन्यूड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और द गवर्नर ऑफ इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग इन हिज टर्म। एस्पिरेंट्स ध्यान दें आप, काफी इंपॉर्टेंट टर्म है ये, पूछ लिया जाता है कहीं पे। अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, एक मिनट यहाँ देखते, कहीं पे 10 क्वेश्चन आ रहे हैं ना पॉलिटी से, 3 से 4 आपको फंडामेंटल राइट से ही नजर आएगा। आप एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिए। अब स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछ लिया जाएगा जो बताइए क्या क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलता है प्रेसिडेंट और गवर्नर के खिलाफ, आप उसे गलत कर देंगे, क्योंकि अभी मैं बताता हूँ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलेगा उनके खिलाफ, प्रेसिडेंट और गवर्नर के खिलाफ। No process for the arrest or imprisonment of the president or governor shall be issued from any court during his term of office. प्रेसिडेंट और गवर्नर को अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, इम्प्रिजन नहीं किया जा सकता है जब वो अपने ऑफिस में रहेंगे, मतलब जब उनका कार्यकाल चल रहा है। जैसे रामनाथ कोविंद साहब, अभी वो प्रेसिडेंट है हमारे देश के, उनको अभी इम्प्रिजन नहीं किया जा सकता है क्योंकि अभी वो ऑफिस में है, अभी उनका टर्म चल रहा है। ठीक है, काफी लेमन में मैं समझा रहा हूँ आपको, आशा करते हैं समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। नो सिविल प्रोसीडिंग अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और द गवर्नर बी इंस्टीट्यूटेड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द एक्ट डन बाय हिम इन हिज पर्सनल कैपेसिटी वेदर बिफोर और he entered upon his office until the expiration of 2 months after notice has been delivered to him. एस्पिरेंट्स ध्यान दें आप, काफी इंपॉर्टेंट टर्म है ये। कोई सिविल प्रोसीडिंग भी नहीं कर सकते हैं प्रेसिडेंट और गवर्नर साहब के खिलाफ, ठीक है, लेकिन
आप जो है उनके ऑफिस के एक्सपायरेशन के बाद, मतलब अभी जैसे रामनाथ कोविंद साहब कल मान लीजिए रिटायर कर गए, एक्सपायर हो गए, मतलब छोड़ दिए अपने ऑफिस को, तो 2 महीने के बाद आप उन्हें नोटिस भेज सकते हैं। ठीक है, एस्पायरेंट्स, इस बात को मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, कोई भी सिविल प्रोसीडिंग नहीं चलाया जाएगा प्रेसिडेंट और गवर्नर साहब के खिलाफ किसी भी कोर्ट में, लेकिन उनके टर्म जब एक्सपायर हो जाएंगे तो 2 महीने के बाद आप उन्हें नोटिस भेज सकते हैं। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे, दोबारा भी मैंने बता दिया आप लोगों को। आइए सेकंड पॉइंट देखते हैं। नो पर्सन शैल बी लायबल टू एनी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट of the publication in a newspaper or by radio or television of substantially true report of any proceeding of either House of Parliament or either House of the Legislature of State, Article 361A। एस्पायरेंट्स ध्यान दें आप, काफी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ। कोई भी व्यक्ति, लाइबल का मतलब होता है उत्तरदायी, उत्तरदायी नहीं होगा एनी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग में किसी भी कोर्ट में। ठीक है, और इन रिस्पेक्ट ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ न्यूज़पेपर में, रेडियो टेलीविजन में, और जो है कहाँ पे है, प्रोसीडिंग ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट का जो होता है ट्रू रिपोर्ट जो होता है, और या स्टेट लेजिस्लेचर में, ये आर्टिकल 361 ए कहता है। एस्पायरेंट्स काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, तो इसे एक बार और हम समझेंगे। कोई भी व्यक्ति उत्तरदायी नहीं होगा सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग किसी भी कोर्ट का दिखाने में, पब्लिकेशन लिखा हुआ है यहाँ, न्यूज़पेपर और रेडियो और टेलीविजन, या फिर आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो या स्टेट लेजिस्लेचर हो, इसका जो प्रोसीडिंग होता है इसे भी नहीं दिखाया जाएगा। ये आर्टिकल 361 कहता है। आशा करते हैं समझ गए होंगे। नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शैल बी लाइबल टू एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड और एनी वोट गिवन बाय हिम इन पार्लियामेंट और एनी कमिटी देयरफॉर ऑफ आर्टिकल 105। एस्पायरेंट्स यहाँ पे कहा जा रहा है कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लाइबल नहीं है, उत्तरदायी नहीं है कहने के लिए किसी भी कोर्ट के प्रोसीडिंग को, और किसी भी कोर्ट के प्रोसीडिंग पे वोट डालने के लिए वो उत्तरदायी नहीं है, कुछ नहीं कह सकता है कोर्ट के प्रोसीडिंग को। ठीक है, नो मेंबर of the legislature of the state shall be liable to any proceeding in any court in respect of anything said or any vote given by in legislature or any committee thereof, आर्टिकल 194। ये आर्टिकल 105 में था पार्लियामेंट के लिए, और 194 आर्टिकल में भी वही सेम बात है, यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर को जोड़ दिया गया है। तो यहाँ पे क्या कहा जाता है, कोई भी मेंबर स्टेट लेजिस्लेचर का, जो विधायक जी जिसको आप कहते हैं विधायिका का, ये लाइबल नहीं है किसी भी कोर्ट के प्रोसीडिंग के रिस्पेक्ट में कुछ कहने के लिए, और ना ये कि वोट दे सकता है लेजिस्लेचर कमेटी को, यहाँ पे पार्लियामेंट्री कमेटी को भी वो वोट नहीं दे सकता है। ठीक है, ये 194 था स्टेट लेजिस्लेचर के लिए, और 105 आर्टिकल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए था। आइए आगे देखते हैं। आर्टिकल 31C इज एन एक्सेप्शन टू आर्टिकल 14।
31 का सी जो है ये एक्सेप्शन है आर्टिकल 14 के लिए। आइए देखते हैं क्या है। इट प्रोवाइड दैट द लॉज मेड बाय द स्टेट फॉर इम्प्लीमेंटिंग द डीपीएसपी कंटेंट in clause or B clause C of Article 39 cannot be challenged on the ground that they are violative of Article 14. The Supreme Court held that where Article 31C comes in, Article 14 goes out. एस्पेरेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बात है, इसे आप ध्यान से सुने। यहाँ पे कहा जा रहा है किसी भी लॉ को अगर स्टेट बनाएगा इंप्लीमेंट करने के लिए डीपीएसपी को, ये आप लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, ये वेलफेयर करने का काम करता है स्टेट में। तो किसी भी लॉ को अगर स्टेट बनाता है इंप्लीमेंट करने के लिए डीपीएसपी को, तो आर्टिकल 14 काम नहीं करेगा। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है आर्टिकल 14 गोज आउट व्हेन आर्टिकल 31C कम इन। सब 31C आएगा और आर्टिकल 14 गोज आउट। इसी का सी पॉइंट कहता है आर्टिकल 39 कैन नॉट बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड दैट दे आर वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14। आर्टिकल 39 को चैलेंज नहीं कर सकते हैं अगर वो वायलेट करता है आर्टिकल 14 को, तो ठीक है। द फॉरेन सॉवरन रूलर्स, जिसमें आता है एम्बेसडर, डिप्लोमेट्स, ये इंजॉय करते हैं इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग से। ये जो एम्बेसडर होते हैं, ये जो डिप्लोमेट्स होते हैं, जो अपनी सेवा दूसरी कंट्री में देते हैं, ये इम्यूनिटी होता है इनका, बचे रहते हैं ये सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग से, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है किसी भी नागरिक को वो खून कर देंगे, लेकिन जो भी पर्टिकुलर उनको सज़ा मिलेगी वो उनके ही कंट्री में उनको मिलेगी, ठीक है। जैसा कि अभी आपने करंट अफेयर में पढ़ा था, इटली के एक मछुआरे ने, नेवी ने कुछ मछुआरे को मार दिया था, तो उनके कंट्री में उनको सज़ा मिली थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी 10 करोड़ का फाइन लगाया था हमारे देश का, ठीक है। जिन भी लोगों ने नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, आप करंट अफेयर को भी पढ़ें। द यूएनओ एंड इट्स एजेंसी एंजॉय द डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। यूएनओ यूनाइटेड नेशन जो है और उसका एजेंसी ये एंजॉय करता है डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी को। आइए देखते हैं आर्टिकल 15, इसी से रिलेटेड है। प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड। आर्टिकल 15 कहता है ये प्रोवाइड दैट द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। एस्पेरेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये आर्टिकल 15, ध्यान रखेंगे आप। आर्टिकल 15 कहता है स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा इन 5 बात पे। कौन कौन? रिलीजन पे, रेस पे, कास्ट पे, सेक्स पे मतलब मेल या फीमेल हैं, और प्लेस ऑफ बर्थ पे। इन 5 चीज़ पे, 5 ही है ना, 2 4 हाँ 5 ही है। प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ आप पैदा हुए, इन 5 चीज़ पे स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, ठीक है। 2 crucial words in this provision are discriminate and only. The word discrimination means to make an adverse distinction with regard to or to distinctly unfavorably from the others. Unfavor नहीं करेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। The use of the word only cannot that discriminate on other ground is not prohibited. एस्पेरेंट्स, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहा जा रहा है। ये जो ओनली है, इस वर्ड को जो हम यूज कर रहे हैं ओनली वर्ड को, इसका मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है डिस्क्रिमिनेशन ये 5 चीज़ को छोड़ के, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ को छोड़ के दूसरे चीज़ पे अप्लीकेबल हो, डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है। ये 5 ग्राउंड नहीं होंगे, इसके अलावा जो भी ग्राउंड्स हो उस पर हम डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। बोथ बाय द स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल while the performer provision prohibits the discrimination only by the state. The second provision of Article 15 says that no citizen shall be subjected to any disability, liability, restriction or condition on the grounds only of religion, race, caste, sex or place of birth with regard to. एस्पेरेंट्स ध्यान दें आप, बोथ बाय द स्टेट और प्राइवेट इंडिविजुअल ये दोनों के लिए है, लेकिन ये आर्टिकल 15 जो है ये सिर्फ स्टेट ही, देखिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है वाइल द फॉर्मल प्रोविजन प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ओनली बाय द स्टेट। ये जो आर्टिकल 15 है यही फॉर्मल प्रोविजन था, ये प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ स्टेट में ही। कौन कौन सी चीज़ होगा उसे हम देखेंगे। और लेकिन इसका सेकेंड प्रोविजन जो आर्टिकल 15 का ये कहता है जो
रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ये कंडीशन नहीं होना चाहिए रिस्ट्रिक्शन का, बाकी हो सकता है। आइए देखते हैं कौन कौन सा चीज़ है। एक्सेस टू शॉप, किसी भी शॉप पे जाकर आप एक्सेस अपना सामान खरीद सकते हैं पैसे देके। पब्लिक रेस्टोरेंट्स में, होटल में। प्लेस ऑफ पब्लिक इंटरटेनमेंट, आपके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाके खाना खाइए, वो आपसे आपका जाति नहीं पूछ सकता है। सेकेंड पॉइंट आते हैं द यूज ऑफ वेल्स, किसी भी कुएं को आप यूज कर सकते हैं। पहले था जो नहीं यूज कर सकते थे। आप थोड़ा दिन पहले हम लोगों ने टीवी पे एक प्रोमो भी देखा था, अंबेडकर साहब का था, उन्हें पानी नहीं पिया जा सकता था, दिया जाता था कुएं से, गांव का एक कुआं था। आइए उन सब बातों को कभी फुर्सत में देखेंगे। आगे देखते हैं। टैंक्स, बाथिंग घाट, रोड एंड प्लेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट मेंटेन होली और पार्सली बाय द स्टेट फंड और डेडिकेटेड टू द यूज ऑफ जनरल पब्लिक, ये सब चीज़ आप यूज कर सकते हैं। बाथिंग घाट को, टैंक को, वेल को, प्लेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है। दिस प्रोविजन प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ओनली बाय द स्टेट, और ये इस प्रोविजन को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है सिर्फ स्टेट के द्वारा। ठीक है। ये देखते हैं। देयर आर 4 एक्सेप्शन टू द जनरल रूल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन, इसमें कुछ एक्सेप्शन भी हैं। आइए देखते हैं। द स्टेट इज परमिटेड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रेन, फॉर एग्जांपल रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर वुमेन इन लोकल बॉडीज और प्रोविजन ऑफ फ्री एजुकेशन और चिल्ड्रेन। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ कहा गया है। एक्सेप्शन कहाँ है? तो स्टेट जो है एक स्पेशल प्रोविज़न बनाए वुमेन के लिए और बच्चों के लिए। मान लीजिए एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया हुआ है, रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर वुमेन इन लोकल बॉडीज। अभी जैसे कि हम जानते हैं कि मुखिया का जो इलेक्शन होता है आप लोगों के गांव में, उसमें महिला को रिजर्वेशन दिया गया है। तो आप यहाँ पे ये नहीं कह सकते हैं, कहाँ गया ये, 1 सेकेंड पेरेंट्स, कि ये सेक्स के आधार पे आप कैसे भेदभाव कर रहे हैं हमारे साथ। आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। क्यों? ये नहीं कर सकते महिला को ही क्यों आप, क्योंकि यहाँ पे स्टेट जो है वेलफेयर, महिला को आगे बढ़ाने के लिए स्पेशल प्रोविजन दे रही, रिजर्वेशन दे रही। या फिर आप ये नहीं कह सकते हैं फ्री एजुकेशन आप बच्चों को क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं। भाई ज़रूरी है देश को आगे बढ़ाने के लिए। याद रखें ये फंडामेंटल राइट्स है, इसका एक एक वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वायलेट होने पे आप कोर्ट जा सकते हैं। यहाँ पे जैसा कि मैं आपको एक बार फिर दिखाता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है एक मिनट, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। मैं एक बार इरेज करके आपको दिखा देता हूँ पेरेंट्स, 1 सेकेंड। अब दिख रहा होगा आप लोगों को। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, लिंग मेल और फीमेल, और प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ आप पैदा लिए। तो यहाँ पे एक्सेप्शन में कहा जा रहा है कि वुमेन को रिजर्वेशन दिया गया है लोकल बॉडीज में, मुखिया के इलेक्शन में या पंचायत के इलेक्शन में, दोनों आता है। पंचायत सॉरी एक ही हो गया, म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन में, तो आप उस पर केस नहीं कर सकते, आप इसका वायलेशन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये वुमेन को आगे बढ़ाने के लिए स्टेट ने स्पेशल प्रोविजन बनाया है। ठीक है। द स्टेट इज परमिटेड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑफ द सिटीजन और फॉर द शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। स्टेट जो है स्पेशल प्रोविज़न बना सकती है किसके लिए? जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, हमारे देश के नागरिक हैं, उनके लिए हम बनाएंगे। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए हम स्पेशल प्रोविज़न बना सकते हैं। इसके आधार पे आप नहीं कर सकते हैं जो हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। इसका भी एक एग्जाम्पल दिया गया, रिजर्वेशन ऑफ सीट और फीस कंसेशनस इन पब्लिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। फी को जो कम किया जाता है, मान लीजिए कोई बच्चा SC का है तो उसको फॉर्म भरने में 25 टका लगेगा, कोई बच्चा जनरल का है उसको 100 टका लग रहा है। तो आप ये नहीं कह सकते हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। इसीलिए स्टेट इन मामलों पे स्पेशल प्रोविज़न करके कानून बना सकता है। जो हमने ये बेसिस नहीं होगा, मैं आपको बता चुका हूँ, सेक्स का, प्लेस ऑफ बर्थ का, रिलीजन का। आप ये नहीं कह सकते हैं ये शेड्यूल कास्ट है, ये जो है छोटा जाति का है, वैसे ये गलत वर्ड है। ये छोटा जाति का है या ये बड़ा जाति का है, इसलिए ये 25 रुपये देगा, हम क्यों 100 रुपये दे। तो इस
के आधार पे आप कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि ये स्पेशल प्रोविजन है उनके समुदाय को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए। आशा करते हैं समझ गए होंगे आप। 4 एक्सेप्शन थे, 2 हमने देख लिए, तीसरा देखते हैं। द स्टेट इज एम्पावर्ड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन और फॉर द शेड्यूल कास्ट और द शेड्यूल ट्राइब रिगार्डिंग देयर एडमिशन टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वेदर एडेड और अनएडेड बाय द स्टेट एक्सेप्ट द माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। एस्पेरेंट्स यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, आप ध्यान देंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है स्टेट जो है स्पेशल प्रोविज़न बना सकती है सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लिए, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो या शेड्यूल ट्राइब हो, एडमिशन से रिलेटेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ठीक है, आईएसी का 4th पॉइंट देखते हैं। द स्टेट इज एम्पावर्ड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ऑफ द सिटीजन। यहाँ पे कहा जा रहा है स्टेट जो है स्पेशल प्रोविज़न बना सकती है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए, जो हमारे देश के नागरिक हैं उनके लिए। फर्दर द स्टेट इज अलाउड टू मेक ए प्रोविज़न फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अप टू 10% सीट्स फॉर सच सेक्शन इन एडमिशन टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वेदर एडेड और अनएडेड बाय द स्टेट एक्सेप्ट द माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। एस्पेरेंट्स, इस बात को भी हम देखते भी हैं, ऐसा होता भी है। स्टेट जो है स्पेशल प्रोविज़न बना सकती है, रिजर्वेशन कर सकती है 10% सीट का एडमिशन के लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। जैसा कि हम जानते हैं माइनॉरिटी के लिए 10% सीट रिजर्व होता है किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। जैसे कि आपको बीटेक करना है तो आईआईटी में 10% सीट बुक रहता है एससी के लिए, 20 ओबीसी के लिए, हम मान लेते हैं ऐसा, इतना ही होता है, ये मुझे नहीं पता। द रिजर्वेशन ऑफ अप टू 10% वुड बी इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन। एस्पेरेंट ध्यान देंगे, आप यहाँ पे कहा जा रहा है रिजर्वेशन ऑफ अप टू 10% वुड बी इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन। इसका मतलब होता है रिजर्वेशन जो है 10% अप टू किया गया, एडिशन मतलब ऐड किया गया जितना एग्जिस्ट करता था रिजर्वेशन, और इसी पर्पज़ के लिए इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वुड बी नोटिफाइड बाय द स्टेट फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन द बेसिस ऑफ फैमिली इनकम एंड अदर इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डिसएडवांटेज। और इसी के लिए फैमिली का इनकम जो है सो स्टेट गवर्नमेंट टाइम टू टाइम देखती रहती है, अगर उनका इनकम बढ़ गया तो वो 10% वो घटा देगी आपको, तब आप EWS के कैटेगरी में नहीं आएंगे। उसे हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, आज यहीं तक रखते हैं पेरेंट्स। कल हम पढ़ेंगे रिजर्वेशन फॉर ओबीसी इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। रिजर्वेशन दिया गया ओबीसी को, इसे हम कल देखेंगे, आज टाइम परमिट नहीं करेगा। तो एस्पेरेंट सिर्फ 2 मिनट लेंगे हम आपका, फिर आज हम के लेक्चर को हम यहीं ख़त्म कर देंगे। एस्पेरेंट्स, ये हमारे देश के काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, ये महात्मा गांधी। आप लोग पेड़ लगाएं, बारिश का मौसम चल रहा है, कोई भी पेड़ लगाएंगे लग जाएगा। और एक और इम्पोर्टेंट सूचना, हमारे देश में महामारी फैली हुई है एस्पेरेंट्स, बीट करना है हमें कोविड-19 को। वॉश कीजिए अपने हैंड को फ्रिक्वेंटली, यूज़ कीजिए मास्क को, अवॉइड कीजिए पब्लिक प्लेस, लीजिए आप विटामिन सी को और मेंटेन कीजिए सोशल डिस्टेंस को एस्पेरेंट्स। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप लोग वैक्सीन लगवा लीजिए, ये गवर्नमेंट के द्वारा ऑथोराइज है ये वैक्सीन, कुछ नहीं होगा आप लोगों को। सभी अफवाहें हैं, अफवाहें से बचे आप, कुछ भी नहीं होगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मस्त रहे व्यस्त रहे, जय हिंद।